लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पार्ट किया था और अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और फिर थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में हुआ है अभी ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का, या अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ तो चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हमें समझना है तो देखा जाए तो ये सिंपली एक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, एंड दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर अ गैसियस सिस्टम। कोई भी गैसियस सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखो हम लोग इसको कैसे, मैंने इसलिए पूछा केमिस्ट्री में क्योंकि थोड़े से कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंट है। तो क्या होता है ना कि अगर केमिस्ट्री में पहले पढ़ लिया होता तो फिर पहले थोड़ा मुझे ज़्यादा बताना पड़ता, अभी क्या है कम में काम चल जाएगा। और फिर मैं बाद में एक बात बता दूंगा तो तुम्हारा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही सही कन्वेंशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, देखो है क्या, कोई भी गैसियस सिस्टम है अगर, ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सिंपली सेज कि हम गैस को जो भी एनर्जी देंगे, अब ध्यान से समझना गैस को हम लोग एनर्जी कैसे दे सकते हैं, तो गैस को हम एनर्जी दे सकते हैं हीट के फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि हमने इस गैस को dq अमाउंट हीट दिया है। ठीक है, तो देखो अगर हम गैस को कुछ भी एनर्जी दे रहे हैं तो उसके दो ऑप्शन होते हैं। मतलब अब आगे गैस का क्या होगा, उस पर दो बातें हैं। एक तो ये है कि गैस वो एनर्जी अपने पास रख ले, और दूसरा ये कि वो गैस एनर्जी खर्च कर दे। ठीक है, अब कितना वो एनर्जी अपने पास रखेगी और कितना पार्ट खर्च करेगी आउट ऑफ dq, यही उस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे आएगा कि वो अलग अलग प्रोसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड और अमाउंट ऑफ एनर्जी केप्ट विद इन द सिस्टम, वो हर एक केस में अलग अलग आएगा। जैसे dq अमाउंट ऑफ हीट अगर हम इस गैस को दे रहे हैं तो इसके दो पार्ट में, वो दो पार्ट में यूज कर सकती है। एक पार्ट तो है जिसको हम लोग बोलते हैं dw, एंड dw इज कॉल्ड वर्क डन बाय द गैस, मतलब ये वो एनर्जी हो गई जो गैस ने खर्च कर दी है। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है du, एंड du इज कॉल्ड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो वी कैन सिंपली राइट कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। मतलब हमने गैस को dq अमाउंट हीट दिया है जिसमें से dw अमाउंट गैस ने खर्च कर दिया है और du अमाउंट उसने अपने पास रख लिया है। जब वो अपने पास रख लेगी तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा यानी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इन तीनों में क्या रेशियो है, मतलब dq में से कितना dw है, dq में से कितना du है, ये पूरा का पूरा समझ लो, यही पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हमको यही स्टडी करना है कि अलग अलग प्रोसेस में हीट गिवन, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की क्या वैल्यूज हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सपोज तुमको 10 रुपए दिए जाए, तुम उसमें से 5 रुपए खर्च कर दे रहे हो और 5 रुपए अपने पास रख ले रहे हो, तो जो 5 रुपए अपने पास रखे उससे तुम्हारी वेल्थ इंक्रीज होगी बाई 5 रुपीज, और जो स्पेंड कर दिए वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो वैसे ही गैस सिस्टम के साथ भी है, गैस सिस्टम को हम कितना हीट दे रहे हैं उसमें से कितना स्पेंड हो रहा है और कितना वो अपने पास रख रही है। तो सबसे पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है, इन तीनों का मतलब समझ लेना। dw मैंने लिख दिया, dq का मतलब है हीट गिवन टू द गैस, हीट गिवन टू द गैस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड, एक ही मतलब है। अच्छा ये ध्यान रखना कि जैसे dq की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब, लेकिन अगर यही dq कहीं किसी प्रोसेस में नेगेटिव आ जाता है तो उस नेगेटिव का मतलब होगा कि हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, मतलब गैस हीट रिजेक्ट कर रही है। दोनों प्रोसेस दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली dw हम लोग को कह रहे हैं वर्क डन बाय द गैस, अगर पॉजिटिव है। अगर dw नेगेटिव आ जाएगा तो इट बिकम्स वर्क डन ऑन द गैस। और du है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इट विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है,
तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे रिलेटेड है, बोलो। ठीक है, अब देखो किसी भी प्रोसेस में अगर हमें डी लिखना है तो डी निकालना तो बहुत आसान है। डी को हम सीधे सीधे लिखते हैं F/2 NR/dt। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्लियर है, बोलो। F/2 NR/dt कहां से आया, क्लियर है। अच्छा, इसी F/2 NR/dt को हम एक और तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज NCV/dt। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज NCV/dt। अच्छा, सीवी क्या है, सीवी ऐसे समझ लो कि जैसे एफ है वैसे ही सीवी है। एक्चुअली क्या है ना, कई सारे कांस्टेंट हैं, तो तुम एक साथ सब समझ लो। तो एक टेबल बना लो जो तुम्हें ध्यान रखनी है। पहले पार्ट में एटॉमिसिटी ऑफ गैस हो गया, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो गया, ठीक है, देन गैस का सीवी, देन गैस का सीपी, एंड देन गैस का एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा। तो देखो गैस अगर मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू तो मालूम है क्या होती है। मोनोटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू बनती है 3। ठीक है ना, ट्रांसलेशनल 3 होती है, रोटेशनल 0 होती है। अच्छा, सीवी की वैल्यू क्या होगी, तो सीवी को और एफ को हम लोग ध्यान रख सकते हैं दैट सीवी इज इक्वल टू FR/2। ये सीवी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सीपी की वैल्यू क्या होती है, सीपी की वैल्यू होती है 1+F/2 इंटू आर। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सीवी में अगर आर ऐड कर दें तो हमको सीपी मिल जाएगा, और गामा क्या होगा, गामा इज सीपी अपॉन सीवी, गामा इज सीपी अपॉन सीवी। तो अभी ये फॉर्मूले कहां से आए और इनका क्या मतलब है, ये हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें ध्यान रखना है इन तीनों टाइप के गैसेस के लिए, इसलिए इसको हम लिख पहले ले रहे हैं। ठीक है ना, तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3R/2। सीपी की वैल्यू निकालोगे तो 5R/2, और एडियाबैटिक एक्सपोनेंट हो जाएगा 5/3। इसी तरह से अगर डायटोमिक है, डायटोमिक हो या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक हो, इन दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट चलेगा। तो डायटोमिक के लिए ये 5 बनेगा, ये वैल्यू 5R/2 बनेगा, ये वैल्यू 7R/2 होगा, और ये वैल्यू 7/5 होगा। और थर्ड में नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में ये 6 होगा, तो ये वैल्यू 3R हो जाएगी, ये वैल्यू 4R हो जाएगी, और ये वैल्यू 4/3 हो जाएगी। तो तुमको ये टेबल ध्यान रखनी है, क्यों भाई, ध्यान रहेगी, ये टेबल तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, इन तीनों के बीच में। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है वो मैंने नहीं बताया अभी फिलहाल, तो जो भी इसका मतलब है वो भी आगे आएगा। सीपी क्या है, सीवी क्या है, और गामा क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब आपको पता है, बट ये टेबल आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो ये जो मैंने डी लिखा हुआ है ना, डी यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो गैस का किसी भी प्रोसेस में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, या F/2R की जगह हम लोग सीवी भी लिख सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू NCV/dt। क्लियर है इतनी बात, बताइए। तो पूरे चैप्टर में हमें जो DQ DU और DW के पीछे पढ़ना है, तो उसमें DU बन जाएगा, DU का तो हमेशा ही फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा। हमें यह है कि DW निकालना होगा, वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन के बारे में लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा वर्क डन बाय अ गैस। ठीक है, तो देखो गैस कभी भी एक्सपैंड होती है अगर,
मान लो कि कोई ये वेसल है और इस वेसल के अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इधर इसमें गैस फिल्ड है। तो सपोज अगर हम लोग गैस को हीट देते हैं, एक हम लोगों ने एग्जांपल भी किया था लास्ट क्लास में, तो अगर हम गैस को हीट कर रहे हैं तो हो सकता है ये पिस्टन अपनी पोजीशन से dx बाहर डिस्प्लेस हो जाए। तो जब पिस्टन बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगा तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि गैस ने इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया? तो वो हो गया एफ गैस। तो बताओ कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं पी गैस इंटू एरिया। और वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन को हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आएगा पी इंटू ए डी एक्स। और ए डी एक्स बताओगे क्या बनेगा? ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ए डी एक्स क्या बनेगा? ए डी एक्स की वैल्यू डीवी हो जाएगी। तो वर्क डन बाई गैस को हम लोग लिखते हैं पी डीवी। और अगर हमें कभी टोटल वर्क डन निकालना है तो इट बिकम्स इंटीग्रल पी डीवी। एक बात का खास ख्याल रहे, एक बात का खास ख्याल रहे कि वर्क डन बाई गैस को हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं पी डेल्टा वी से। पी डेल्टा वी वर्क डन बाई गैस नहीं होता है। पी डेल्टा वी वर्क डन बाई गैस सिर्फ एक ही प्रोसेस में होता है जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। समझना ध्यान से, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो अंदर इंटीग्रेशन क्या आएगा? सिर्फ डीवी, और डीवी का इंटीग्रेशन बनेगा डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी का जो वर्क डन है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो। इसके अलावा अगर और कोई केस है तो इट इज इंटीग्रल पीडीवी। ध्यान नहीं की बात? बोलो। नीचे इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि अगर डीवी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव है, डीवी की वैल्यू निगेटिव है तो डी डब्ल्यू निगेटिव है। इसका मतलब पहले केस में वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, दूसरे केस में वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। और अगर डीवी की वैल्यू जीरो है तब डी डब्ल्यू जीरो होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तब हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन, या इसको बोल सकते हैं पी डेल्टा वी। बट ध्यान रखना कि सभी केस में नहीं होगा ऐसा, सिर्फ तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जो W लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, जैसे मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ कि अगर तुम्हें कोई पीवी ग्राफ दिया हुआ है, एक पीवी ग्राफ हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सीसी में, प्रेशर दिया हुआ है किलो पास्कल में, वैल्यूज दी हुई हैं, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखो, साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? कि गैस को हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे अगर ले आए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हमें इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है वो बताना है। बताओ कि क्या बनेगा? निकालोगे? निकालो। देखो, साइक्लिक प्रोसेस को तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हम इस गैस को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले गए, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी इस रास्ते से ले गए, तो इसका वर्क डन कितना होगा? तो इसका वर्क डन ये पूरा एरिया बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर हम जब इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट वापस लेके आए यहां से यहां, तब इसका वर्क डन ये रहा। और जाते समय वर्क डन पॉजिटिव होगा, आते समय वर्क डन निगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जो इफेक्टिव वर्क डन आएगा ना ड्यूरिंग अ साइकिल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि W साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, ठीक है ना। और एरिया ऑफ साइकिल में हम ये भी लिख देंगे कि ये एरिया हम लोग पॉजिटिव लेंगे अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, और ये जो एरिया है ये हम नेगेटिव लेंगे
अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिलहाल इस केस में कैसी है साइकिल, इस केस में देखो क्लॉकवाइज है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा। तो भाई, तो कैसे निकालेंगे ये एरिया, बताओ, निकाला किसी ने? हम्म। देखो इस केस में अगर हम लोग डब्लू साइकिल इक्वल टू एरिया लिखेंगे, तो इस बार हम एरिया को पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, भले ही वो दिखने में सर्कल है, क्योंकि उसमें एक एक्सिस प्रेशर की है और एक एक्सिस वॉल्यूम की है, तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको तुम ऐसे समझो कि इसको सर्कल ना लेके हम लोग इलिप्स की तरह ट्रीट करेंगे और लिखेंगे पाई ए बी, पाई आर स्क्वायर ना यूज करके पाई ए बी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम ए की वैल्यू देखोगे, ए यानी किसी एक साइड का हाफ डायमेंशन, तो वो हो जाएगा 0.5 किलो पास्कल। और दूसरे साइड का अगर देखोगे तो ये 3 - 6 मतलब 3/2 यानी कि 1.5 सीसी है, तो इंटू 10⁻⁻6, तो ये जूल में आ जाएगा। बोलिए क्लियर है एग्जाम्पल? हम्म, ये एग्जाम्पल क्लियर है या कोई डाउट बताइए? ठीक है, नेक्स्ट फिर 4 पॉइंट में लिखेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है, या ऐसे लिखना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू, ये जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी। किस रास्ते से हम गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, पी और वी के बीच में क्या रिलेशन है, उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल क्या है एनर्जी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। लेकिन जो डब्ल्यू और क्यू है, यानी क्यू एंड डब्ल्यू, दे आर पाथ डिपेंडेंट, मतलब अलग अलग पाथ में इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग पाथ में इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो ये जो डेल्टा यू लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। और इनको हम लोग बोलते हैं दे आर पाथ वेरिएबल्स, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन छोटे छोटे इस पे ऊपर ही बेस्ड है। देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बताना। देखो ये क्वेश्चन, करो इसको ट्राई, इसमें कई सारी बातें यूज हो जाएंगी। देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, कुछ और नहीं है इसमें। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 55 जूल अलोंग आई ए एफ। देखना ध्यान से, यानी कि क्यू आई ए एफ की वैल्यू दी हुई है 55 जूल, एंड वर्क डन आई ए एफ दिया हुआ है 25 जूल। तो क्या इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू आई एफ की वैल्यू 30 जूल होगी? क्यों भाई, 55 जूल उसको एनर्जी मिली, 25 उसने खर्च कर दी, तो 30 से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, इसके बाद क्यू आई बी एफ, क्यू आई बी एफ की वैल्यू दी हुई है 35 जूल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डब्ल्यू आई बी एफ जो होगा वो क्यू आई बी एफ में डेल्टा यू आई एफ माइनस करने से मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू तो दोनों प्रोसेस में सेम रहेगा, डेल्टा यू सिर्फ आई और एफ पे डिपेंड करता है। तो ये यहां से आएगा निकल के 35 - 30 यानी कि 5 जूल। तो पहला आंसर तो ये हो गया। बताना कहीं डाउट है तो, कर लिया था ये सभी लोगों ने? फिर बी पार्ट में क्या निकालना है? बी पार्ट में हमें एफ आई के अलोंग हीट निकालना है। तो देखो डब्ल्यू एफ आई हमको दिया हुआ है, डब्ल्यू एफ आई की वैल्यू है
माइनस 15 जूल। बताओगे कि डेल्टा यू एफ आई क्या होगा? देखो डेल्टा यू आई एफ 30 है, तो डेल्टा यू एफ आई जो है वो माइनस 30 हो जाएगा। तो यहां से क्यू एफ आई की वैल्यू माइनस का 45 जूल होगी। यानी अगर हीट रिजेक्टेड पूछेगा, ध्यान से समझना, अगर हमसे कहेगा कि व्हाट इज हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड की वैल्यू लिखेंगे 45 जूल, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ही उसने बोल दिया रिजेक्टेड है या लॉस्ट है। बोलो। देन सी ऑप्शन में यू आई की वैल्यू दी हुई है 10 जूल, तो यूएफ क्या होगा? तो देखो यूएफ माइनस यू आई की वैल्यू है 30 जूल, तो यहां से यूएफ की वैल्यू आ जाएगी 40 जूल। और फिर डी ऑप्शन में यू भी दिया हुआ है 20 जूल, तो ये बताओगे कि डेल्टा यू आई बी क्या होगा? तो डेल्टा यू आई बी होगा यू बी माइनस यू आई, तो यू बी माइनस यू आई अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 10 जूल। और डब्ल्यू आई बी क्या होगा? तो ध्यान से देखो, डब्ल्यू आई बी इज सेम एज डब्ल्यू आई बी एफ, और डब्ल्यू आई बी एफ हम लोगों ने निकाला था 5 जूल, तो यहां से क्यू आई बी की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आई बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू आई बी प्लस डेल्टा यू आई बी यानी कि 15 जूल। तो आई बी के अलॉन्ग क्यू मिल गया, तो बी एफ के अलॉन्ग कितना होगा क्यू? तो क्यू बी एफ की वैल्यू हो जाएगी, क्यू आई बी एफ में से क्यू आई बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 जूल आएगी। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है पूरा? बोलिए। सर ए पार्ट में जो वर्क डन है तो सर बाई द सिस्टम है ना, तो वर्क डन नेगेटिव होगा उसमें। नहीं बेटा, बाय द सिस्टम मतलब बाय द गैस पॉजिटिव होगा। देखो मैंने कहा ना कि अगर कुछ तुम्हारे दिमाग में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पहले से है तो उसको पहले डिलीट कर दो, फिर हम आएंगे कि केमिस्ट्री में क्या करते हैं। ओके। सिंपल सी बात समझो, समझो, समझने पे फोकस करो। हमने सिस्टम, सिस्टम यानी मान लो गैस, गैस को हमने एनर्जी दी। अब वर्क डन बाय द सिस्टम है मतलब गैस ने एनर्जी वो खर्च कर दी ना, तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। सर डब्ल्यू आई बी इक्वल टू डब्ल्यू आई बी एफ कैसे हो गया? क्योंकि डब्ल्यू बी एफ जीरो होगा। बी से एफ प्रोसेस में कोई वर्क डन होगा क्या? बी से एफ जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं? तो डब्ल्यू बी एफ की वैल्यू जीरो होगी, तो इसलिए डब्ल्यू आई बी एफ इज सेम एज डब्ल्यू आई बी। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? बहुत सारी बातें यूज हो गई हैं इसमें, और अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ किसी में डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर डिफरेंट प्रोसेसेस में, ठीक है ना, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस हम किसको बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट लिखो या फिर P अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, क्या एक ही मतलब हुआ? और इस प्रोसेस में अगर हम इंडिकेटर डायग्राम बनाए, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन पीवी, वीटी एंड पीटी, तो कैसे ग्राफ आएंगे इसमें बता सकते हैं? ग्राफ बिटवीन पीवी, वीटी एंड पीटी, बताओ पीवी ग्राफ कैसा होगा? तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा। तो अगर हम पॉइंट ए यहां ले लें, पॉइंट बी यहां ले लें, तो इसका मतलब हम लोग प्रेशर इंक्रीजिंग एज्यूम कर रहे हैं। और वॉल्यूम कांस्टेंट इस केस में कैसा होगा? तो देखो प्रेशर अगर इंक्रीजिंग है तो टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग होगा, तो इसमें ए और बी ऐसे बनेगा। और पीटी में कैसा बनेगा? तो पीटी में ध्यान रखना कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, क्योंकि पी प्रोपोर्शनल टू टी है ना, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। कोई बताएगा कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा? टेन थीटा।
क्यों भाई, स्लोप कितना होगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वहां से पी अपॉन टी क्या आएगा? पी अपॉन टी की वैल्यू एनआर अपॉन वी आएगा, यानी ये 1 अपॉन वी के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्यों भाई? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाई गैस क्या होगा? तो वर्क डन बाई गैस 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ जो Q है वो डेल्टा यू के इक्वल होगा, और डेल्टा यू की वैल्यू लिखते हैं हम लोग एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना। एन सी वी डेल्टा टी को हम एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको हम गामा के टर्म्स में लिखे ना तो ये एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1 भी होगा। देखो गामा, सीपी, सीवी, गैस की एटॉमिसिटी, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हमें गैस के बारे में पता है तो हमें उसका एफ भी मालूम है, हमें उसका सीवी भी मालूम है, हमें उसका सीपी भी मालूम है, हमें उसका गामा भी मालूम है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही चीज से जुड़ी हैं कि गैस कौन सी है। क्लियर है? आइसोकोरिक। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, लिखो इसमें भी अपने आप। तो प्रेशर कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? या तो हम इसको लिखेंगे प्रेशर कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। एक ही मतलब हुआ। ग्राफ कैसे आएंगे इसमें बताओ? पीवी, वीटी एंड पीटी ग्राफ कैसे बनेंगे? तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इस बार P की वैल्यू, यानी ये ग्राफ बनेगा पीवी का। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ कैसा होगा? तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा इस बार। तो ये वाला ग्राफ जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला होगा। देखो बनाते जाओ, किसी में डाउट है तो बताओ। और प्रेशर कांस्टेंट में टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीजिंग होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस को हम लोग लिखते हैं P डेल्टा V, या इसी को लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। बताओ, P डेल्टा V या फिर एन आर डेल्टा टी? क्लियर है? देन डेल्टा यू कितना होगा? तो डेल्टा यू की वैल्यू होती है हमेशा ही एन सी वी डेल्टा टी। तो क्यू कितना होगा? क्यू का मतलब है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू करोगे तो ये आएगा एन सी वी प्लस आर डेल्टा टी, या इसी को लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। ये क्यू की वैल्यू हो गई। देखो आइसोबारिक प्रोसेस क्लियर है? देखो नोट करो, कुछ डाउट है पूछो। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग पीवी कांस्टेंट। देखो ग्राफ कैसे बनेंगे इसमें? पीवी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा रहेगा? पीवी कांस्टेंट का ग्राफ इस बार इस तरह का आएगा। देखो, तो अगर हम इसमें पॉइंट ए यहां ले रहे हैं और पॉइंट बी यहां ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीजिंग ले रहे हैं ना सॉरी, तो प्रेशर डिक्रीजिंग आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये लाइन वर्टिकल रहेगी, वॉल्यूम इंक्रीजिंग लिया है तो ए नीचे होगा, बी ऊपर होगा। और इस वाले ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो प्रेशर डिक्रीजिंग है, तो इसमें ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा। देखो ग्राफ कन्वर्जन में ग्राफ काम आएंगे, तो समझ लो ध्यान से कि कैसे बना रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है इसमें। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस केस में डेल्टा यू 0 होगा। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? तो डब्ल्यू की वैल्यू होती है इंटीग्रल पी डी वी। तो देखो पी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एनआरटी अपॉन वी एंड डी वी। अब क्योंकि टी कांस्टेंट है तो एनआरटी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर बचेगा डीवी अपॉन वी। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें V1 से V2, तो डब्ल्यू गैस की वैल्यू आ जाएगी एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1।
इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज nRT ln ऑफ P1 by P2। तो चाहे जो याद रखो। ये क्लियर है कि V1 by V2 और P1 by P2 कैसे लिख दिया? क्यों भाई, कैसे लिख दिया बताओ? और Q की वैल्यू इस बार W गैस के ही इक्वल होगी, क्योंकि डेल्टा U 0 है। देखो ध्यान से। ठीक है। एंड जो फोर्थ पॉपुलर प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट गिवन टू द सिस्टम 0 होता है। ठीक है। अब हीट गिवन टू द सिस्टम 0 होता है, तो उस केस में W और डेल्टा U के मैग्नीट्यूड इक्वल आते हैं। ग्राफ कैसे बनेंगे? तो इसकी प्रोसेस इक्वेशन होती है, या तो इसको लिख सकते हैं PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको लिख सकते हैं TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या P और T में अगर लिखें तो PT पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? तो ये तीनों इसकी प्रोसेस इक्वेशन है। कम से कम 2 ऊपर वाली तो याद रखो ही। ठीक है। PV ग्राफ इसका इसी तरह से बनेगा। ठीक है। डिक्रीजिंग A से B। ठीक है। VT ग्राफ भी इसका इसी तरह से आएगा, लेकिन VT ग्राफ में क्या हो जाएगा कि A नीचे हो जाएगा, B ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। लेकिन जो PT ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। ठीक है ना? पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला। ये पॉइंट लेट से A है, तो ये पॉइंट B होगा। एक बार ग्राफ इसके ध्यान रखो, क्योंकि इसके ग्राफ तुम जो है एन मौके पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मैथ्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तो इसको तुम याद ही रखो। इसमें याद ये रखो कि प्रेशर और टेम्परेचर एक साथ चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम घट रहा होगा, वॉल्यूम अपोजिट चलेगा। प्रेशर और टेम्परेचर एक साथ चलेंगे, वॉल्यूम अपोजिट चलेगा। ठीक है। और Q की वैल्यू 0 है। डेल्टा U कितना होगा? तो डेल्टा U तो किसी भी प्रोसेस में NCV डेल्टा T होता है। तो W कैसे निकालेंगे? तो W इस प्रोसेस का निकालना बहुत आसान है। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या NR डेल्टा T को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, -P अंदर ले जाएं, तो ये हो जाएगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। ये भी W आ जाएगा, चाहे जैसे निकाल लो। तो हमें ये चारों प्रोसेस में वर्क डन, इन चारों प्रोसेस में हीट, और इन चारों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? तो 90% थर्मोडायनेमिक्स तो यही है, इन्हीं का कैलकुलेशन। तो कोई डाउट है पहले यहां तक तो बताओ। सही है। थर्ड वाले ग्राफ में आपने एरो नीचे की तरफ क्यों लगाया है? नहीं, मैंने जो देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में एरो एज्यूम किया है, बाकी दोनों में फर्स्ट के हिसाब से लगाया है। फर्स्ट वाले में प्रेशर डिक्रीजिंग है ना, यस सर। तो प्रेशर डिक्रीजिंग सभी में होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग सभी में होना चाहिए, ये है मतलब कहने का। यस सर। क्वेश्चन देखिए, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सॉल्व कर लेनी है 1-2 बार कम से कम।
कम से कम 2 बार। देखो करो ट्राई इसको। देखो डेंसिटी कह रहा है कि 32 टाइम्स हो रही है इनिशियल वैल्यू के, तो वॉल्यूम के बारे में क्या कहोगे? मास तो चेंज होगा नहीं गैस का, कह रहा है गैस की डेंसिटी 32 टाइम्स हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है उसका वो 32 टाइम्स रिड्यूस हो रहा होगा, तभी उसकी डेंसिटी 32 टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है ना? तो हमें वॉल्यूम के बारे में, 128। हाँ वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है और हमें प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बताओ कि डायटोमिक गैस के लिए गामा क्या होगा? डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू है 7/5। तो पीवी पावर 7/5, P1V1 पावर 7/5 इस P2V2 पावर 7/5। तो यहां से P1 इसको लिख देंगे V0 टू दी पावर 7/5 और P2 इसको लिखेंगे V0 अपॉन 32 टू दी पावर 7/5। बताइए, तो यहां से P2 की वैल्यू आ जाएगी 32 टू दी पावर 7/5 टाइम्स P1। तो बताओगे कितना आएगा ये? 128। यस सर। बस भाई 2 पावर 2 पावर 5 करेंगे तो 32 आता है, तो 32 पावर 1/5 2 हो गया, और फिर 2 पावर 7 2 पावर 7 128 हो जाएगा। बस सीधा है ना? और देखो कई सारे तो सीधे ही सीधे क्वेश्चन है। ये वाला देखो 127। देखो करो ट्राई 127। देखो इसमें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, इट इज देन अलाउड टू एक्सपैंड आइसोबारिकली टू वॉल्यूम 2V2। फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर के लिए क्या रिलेशन लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं टीवी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम और गामा दिया हुआ है 7/5। ध्यान से देखो, तो 7/5 -1 करेंगे तो ये 2/5 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू T2, एंड वॉल्यूम की जगह कर दिया है उसने V1 अपॉन 16 टू दी पावर 3/5। तो यहां से T2 कितना आता है? 300 इंटू 32 टू दी पावर 1/5। क्यों भाई? नहीं 32 क्यों, 16 स्क्वायर है ना, तो 300 इंटू 16 टू दी पावर 2/5। ये कुछ बनेगा नहीं बनेगा? हम्म हम्म यस भाई सर यस, 2 पावर 8/5। कुछ नहीं बन रहा ना, तो बड़ा मुसीबत हो गई। तो T2 हो गया, और उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वो कह रहा है कि वॉल्यूम उसने 2V2 कर दिया है, यानी वॉल्यूम जो है V2 से 2V2 किया है। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होगा, तो T3 की वैल्यू 2T2 हो जाएगी, यानी ये 600 इंटू क्या लिखेंगे इसको, 2 टू दी पावर 8/5। 8/5। तो ये निकलेगा क्या? ऐसे तो नहीं निकलेगा। अब मैं तो कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, तो ये 3.03 आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है 1818।
0.8 केल्विन, तो ये 1819 आ रहा है। देखो क्या आंसर दिया है। हाँ, उन्होंने आंसर जो दिया ना वो थोड़ा रेंज में दे दिया है, तो बस इतनी ही सी इतना ही मतलब गनीमत है, अप्रोक्सीमेटली कुछ करके निकालो और क्या। और देखो इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, तुम कर लेना। ये देखो जैसे 111, देखो नेक्स्ट देखो 111, देखो 1 liter of a dry air at STP expands adiabatically to a volume 3 liter, गामा गिवन है, वर्क डन बाई बताना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है हमको दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। तो ये बताओ कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, क्यों भाई? एंड टीवी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वाला लगा दो क्योंकि 3 पावर दिया हुआ है ना। तो एक काम करो, टीवी पावर गामा लगा दीजिए। हाँ वही जो वैल्यू दी है उस हिसाब से चले अगर, तो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर, इनिशियल वॉल्यूम हो गया 1 टू द पावर 1/4 1.4, फाइनल प्रेशर पी हो गया, और वॉल्यूम हो गया 3 टू द पावर 1.4, तो फाइनल वाला प्रेशर आ जाएगा 1/4.6555 ATM। बोलो, तो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं? तो वर्क डन को लिख सकते हैं P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। तो P1 की जगह हो गया 1 एटमॉस्फेयर है तो 10 पावर 5 करेंगे, वॉल्यूम लीटर है तो 10 पावर -3, माइनस P2 की जगह 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 4.65, एंड वॉल्यूम की जगह 3 इंटू 10 पावर -3 एंड डिवाइडेड बाई गामा -1 यानी 1.4 -1। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90.5 जूल आती है। आ रही है आंसर? बोलो। यस सर। ठीक है, बोलिए। इसके बाद इसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक पीवी कर्व्स। देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का ही जो पीवी ग्राफ है वो नीचे आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन में। तो अगर कभी एक ही ग्राफ में दोनों बने हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो उसके लिए थोड़ा सा मैथ्स लगा सकते हैं। आइसोथर्मल कर्व के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं? इसके लिए लिखते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, और अगर हम यहाँ से डीपी अपॉन डीवी निकालें स्लोप, भाई पीवी कर्व का स्लोप क्या बनेगा? डीपी अपॉन डीवी। तो डीपी अपॉन डीवी अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये आएगा माइनस ऑफ पी अपॉन वी। ठीक है, और अगर यही काम हम लोग एडियाबैटिक के लिए करें तो एडियाबैटिक के लिए क्या लिखेंगे? पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा P इंटू गामा वी पावर गामा -1 इंटू डी वी प्लस डी पी इंटू वी पावर गामा इज 0। तो यहां से आएगा गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो यहां से डी पी अपॉन डी वी यानी कि स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स गामा पी वाई वी। और गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है? क्यों भाई?
तो 1 से बड़ी होती है। गामा की वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच में होगी, ध्यान रखो, गामा की वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच में होगी। तो अगर हम कभी किसी ग्राफ में दोनों कर्व एक साथ ड्रॉ करते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि स्लोप बताओ कि किसका ज्यादा होगा। किसका स्लोप ज्यादा होगा, क्यों भाई, बताइए। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, यानी ये जो मैंने दूसरा वाला बनाया ग्राफ ए टू बी, कुछ और लिख देंगे इसको, ये वाला ग्राफ जो है वो एडियाबैटिक है, और वो जो रेड वाला बनाया हुआ है दिस इज आइसोथर्मल। ठीक है ना। तुम ध्यान से देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे ध्यान रखना, कंपैरिजन उसी पॉइंट पे होगा जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे तुम देखो किसकी स्टीपनेस ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टीपर है। तो एडियाबैटिक वाला कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपर है। ठीक है, बोलिए। देन सेकेंड पॉइंट इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस क्या है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने गैस को किसी चैम्बर में बंद करके रखा है, ठीक है, एंड दिस इज एडियाबैटिक वेसल। ठीक है, एडियाबैटिक वेसल का मतलब ये हुआ कि बाहर से इसको कोई भी हीट नहीं मिलेगी। ठीक, और गैस को हमने इस वेसल में, इस वेसल के भी हमने दो पार्ट कर रखे हैं, और दोनों पार्ट्स के बीच में एक हमने पिस्टन लगा रखा है, और ये जो पिस्टन है ये पिस्टन है मासलेस मूवेबल पिस्टन, मासलेस एंड मूवेबल पिस्टन। और इसके एक तरफ हमने गैस को फिल कर रखा है, ठीक है, लेट से गैस का प्रेशर P0 है, वॉल्यूम गैस का V0/2 है, और टेम्परेचर गैस का T0 है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो वैक्यूम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये बोलते हैं, तो इनिशियली ये जो पिस्टन होगा ना, इनिशियली इसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, क्यों भाई, कि अपने आप ऐसे रहेगा। इनिशियली उस पिस्टन को हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो इनिशियली दैट पिस्टन इज हेल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, जिससे वो गैस एक तरफ रहे, क्योंकि एक तरफ प्रेशर है एक तरफ प्रेशर नहीं है तो इधर चला जाएगा। अगर हम सडनली इस पिस्टन से अपना हाथ हटा लें तो क्या होगा, ये गैस एक्सपैंड होगी। ठीक है, और गैस एक्सपैंड होगी तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस बार ये जो गैस एक्सपैंड हो रही है ना, ये अगेंस्ट वैक्यूम फ्रीली एक्सपैंड हो रही है। तो ये प्रोसेस एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस है, गैस एक्सपैंड्स फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम, और गैस एक्सपैंड्स फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम के केस में वर्क डन बाय गैस जो होगा वो जीरो होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन भी हो रहा है मतलब गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन गैस का वर्क डन भी जीरो है। ये बात हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो सब चीजें समझ ही सकते हैं। देखो तुमको मैं अगर एक एग्जांपल दूं, सिंपल समझना ध्यान से, कि एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने F फोर्स लगाया है, और तुमसे कहा है कि इसको d डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दो। तो F फोर्स लगाएंगे और d डिस्टेंस जब वो डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन बाई फोर्स क्या लिखोगे, F इंटू डी, और ये जो वर्क डन होगा F इंटू डी वो उस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर भी होगा, हाफ mv²। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, बाद में v स्पीड से चलने लगा, तो जो हाफ mv² की वैल्यू आएगी वो F इंटू डी के बराबर आएगी। यही वर्क डन की डेफिनेशन भी होती है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अब इमेजिन करो दूसरा केस मैं भेज रहा हूं। दूसरा केस ये कि मैं तुमसे कहूं कि एक ब्लॉक है 0 मास का है। इमेजिन करो ये ब्लॉक है, मतलब तुम्हें कह रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यही ब्लॉक है, 0 मास का कोई ब्लॉक है, और तुमसे कहा जाए कि इसके फोर्स लगा के डिस्प्लेस करो, तो तुम कहोगे यहां से लगाया फोर्स, डिस्प्लेस भी हो गया, बट व्हाट अबाउट वर्क डन? कुछ वर्क डन हुआ क्या, ये बताओ। सेकंड केस में, तो सेकंड केस में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम ने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिखाया। तो वैसे ही इस गैस के साथ भी हो रहा है। जब गैस एक्सपैंड होती है ना, तो वो बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसको धकेलती है, और उस धकेलने में गैस का वर्क डन होता है। लेकिन यहां पे क्या है कि गैस जब एक्सपैंड हो रही है तो किसी चीज को पुश ही नहीं कर रही है, तो गैस के एक्सपेंशन से किसी और सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं रहा है, तो इसलिए गैस का वर्क डन इस पर्टिकुलर केस में 0 होगा। ये एक स्पेशल केस है, उसको तुम्हें स्पेशल केस की तरह ही ध्यान रखना है। इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 है। अच्छा, एडियाबैटिक वेसल है, तो एडियाबैटिक वेसल होने की वजह से क्या क्यू भी 0 होगा, यानी कोई हीट भी नहीं दी है। अब कोई हीट भी नहीं दी है, वर्क डन भी 0 है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू भी 0 होगा, और डेल्टा यू 0 होने का मतलब है कि इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर फाइनली गैस का वॉल्यूम वी नॉट हो गया है, तो उसका प्रेशर कितना हो गया होगा? प्रेशर हो गया होगा पी नॉट बाई 2। बस सिंपल। ठीक है ना? तो ये एक स्पेशल टाइप का केस है। बोलो, क्लियर है ये? बताइए। ये एक स्पेशल टाइप का केस है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन बाई गैस इज 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करो इसको ट्राई। निकाला इसका? देखो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पॉइंट पे ही बेस्ड है, और उसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये पी वी ग्राफ हो गया। अब देखो जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाते हैं। आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम V1 टू V2। तो मान लेते हैं कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, V1 टू V2, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पे वॉल्यूम V1 है, पॉइंट बी पे वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P1 P2। देखो P1 V1 से P2 V2 आइसोथर्मल हुआ। अब कह रहा है कि अब हमने इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया है, तो इसका मतलब है कि अब यहां से ग्राफ वापस पीछे जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो पीछे जाएगा ग्राफ, ये ए बी वाली लाइन के ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा? हाँ, क्यों भाई? जब ये ग्राफ वापस जाएगा ना पीछे, तो ये ऊपर से जाएगा। ऊपर से क्यों जाएगा? क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में अगर हम बी पॉइंट पे स्लोप कंपेयर करेंगे तो स्लोप किसका ज्यादा आना चाहिए? स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा आना चाहिए। तो ये वाला कर्व एडियाबैटिक है, और कह रहा है कि इसको हम इनिशियल वॉल्यूम तक ले गए। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम तक अगर हम इसको ले जाएंगे, तो अब क्या कहोगे इसके फाइनल प्रेशर P3 के बारे में? P3 और P1 में क्या रिलेशन आएगा? तो यहीं से डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि जो P3 की वैल्यू है वो P1 से बड़ी होगी। अच्छा, ये वाला आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, आइसोथर्मल में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और एडियाबैटिक में वर्क डन नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हम W टोटल करेंगे ना, तो W टोटल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक का जो वर्क डन है, W एडियाबैटिक का जो मॉड है, वो W आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। तो इसलिए टोटल वर्क डन नेगेटिव है और P3 ग्रेटर देन P1 है। क्लियर है कैसे ऑप्शन सी सही है? बताइए। हम्म,
क्लियर है? बोलो। ठीक है, अभी इसमें एक दो पॉइंट और हैं, बट चलो फिर